जो शब्द रचना है आपकी वो है संधि। तीसरी कौन सी है? संधि है। किसे कहते हैं संधि? पहली परिभाषा लिखो। दो या दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या हुआ, कुछ समस्या आ रही है? पूछ रहे थे ना कुछ? संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या योग करना या जोड़ना। संधि के अंदर तो हम किसकी बात करते हैं? वर्णों की बात करते हैं। जैसे उपसर्ग व प्रत्यय में किसकी बात की? शब्दांश की। और संधि के अंदर किसकी बात होती है? वर्णों की। पर संधि के साथ एक चीज और होती है। संधि के साथ हम देखते हैं संधि विच्छेद भी होता है। एक तो संधि होती है, संधि में तो दो टुकड़े किए हुए हैं शब्द के, उनको जोड़ना है वापस में। और एक कोई शब्द दिया हुआ है तो उसका फिर क्या करना है? विच्छेद करना है, टुकड़े करना है। तो संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? संधि विच्छेद का मतलब कोई ये नहीं है कि हमें सिर्फ शब्द के टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने हैं तो फिर तो हम कोई भी शब्द लिखें उसके दो टुकड़े कर दें तो वो विच्छेद माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता। संधि विच्छेद जो है इसका वास्तव में जो अर्थ होता है कि आप प्लस से पहले और प्लस के बाद जो शब्द बनाएंगे वो शब्द के अंदर दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। शब्द क्या बनना चाहिए? ये शुरू से मैं बताता आ रहा हूं कि उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, जो भी आपने नया शब्द बनाया, हर के अंदर हम क्या बनाते हैं? नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय संधि समास दोनों के अंदर हमने क्या लिखे हैं कि एक शब्दांश है, एक मूल शब्द है, उससे नया शब्द बनता है। उधर क्या है कि मूल शब्द है, शब्दांश है, फिर नया शब्द बनता है तो प्रत्यय। यहाँ पे भी क्या है? दो शब्द है, उनका मेल होगा, एक नया शब्द बनेगा। जहाँ पे जो नया शब्द बनता है वो शब्द हमेशा क्या होना चाहिए? शुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है उसकी मात्रा चिन्ह और वर्ण अपनी जगह ठीक होने चाहिए। और सार्थक का मतलब होता है उस शब्द का कोई ना कोई क्या होना चाहिए? उसका अर्थ होना चाहिए। अगर किसी कोई भी शब्द किसी भी नियम से आपने बनाया वो शुद्ध नहीं है, वो सार्थक नहीं है, तो वो ना तो कोई उपसर्ग कहलाएगा, ना वो प्रत्यय कहलाएगा, वो ना संधि है। संधि में विशेष रूप से ध्यान में रखें कि प्लस से पहले और प्लस के बाद में जो शब्द बन रहा है वो कैसा बनना चाहिए? शुद्ध व सार्थक। तो हम संधि विच्छेद क्यों करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं किसी शब्द के हमने दो टुकड़े करके उस नए बने हुए शब्द के अर्थ को जानना है। उसके अर्थ को समझने के लिए शब्द किन से मिलकर बना है और इस शब्द का वास्तव में अर्थ क्या है। मान लो कि हम शब्द लिखते हैं हिमालय, तो इसका विच्छेद क्या करते हैं? हिम प्लस आलय करते हैं। अब ये टुकड़ा क्यों किया? तो पहले तो इसकी शर्त ये है कि ये दोनों क्या होने चाहिए? शुद्ध व सार्थक। और दूसरी, इसका हम विच्छेद कर क्यों रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि इस शब्द के अर्थ को समझने के लिए हम कह सकते हैं हिम किसको कहते हैं? हम बर्फ को। और आलय किसको कहते हैं? घर को। तो बर्फ का जो घर है वो क्या कहलाता है? हिमालय। तो संधि विच्छेद का मूल तात्पर्य होता है किसी शब्द के टुकड़े करना और उसके बाद उसके अर्थ को जानना कि वो अन्य किस प्रकार के शब्दों से मिलकर बना हुआ है। लिखिए इसके अंदर एक लाइन। संधि की परिभाषा के बाद में संधि विच्छेद। कि संधि विच्छेद से तात्पर्य, संधि विच्छेद से तात्पर्य किसी शब्द के सिर्फ टुकड़े करना न होकर, संधि विच्छेद से तात्पर्य किसी शब्द के टुकड़े करना न होकर उसमें विद्यमान, उसमें विद्यमान अन्य शब्दों के, अन्य शब्दों के अर्थ को जानना है। उसमें विद्यमान अन्य शब्दों के अर्थ को जानना है।
जिससे वह शब्द मिलकर बना है। अन्य शब्दों के अर्थ को जानना है जिससे वह शब्द मिलकर बना है। फिर नोट डाल के लिखिए कि संधि विच्छेद में प्लस से पहले तथा प्लस के बाद, संधि विच्छेद में प्लस से पहले, वैसे तो प्लस तो अंग्रेजी का शब्द होता है, हिंदी में तो इसको धन चिन्ह बोलते हैं, ये प्लस लगाते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, धन चिन्ह बोलते हैं। आम भाषा में हम क्या बोल देते हैं, प्लस ही बोल देते हैं इसको। प्लस से पहले तथा प्लस के बाद शब्द का शुद्ध व सार्थक बनना अनिवार्य है। प्लस से पहले तथा प्लस के बाद शब्द का शुद्ध व सार्थक बनना अनिवार्य है। ये पूरी संधि का सार है, ऐसे मान ले। अगर ये काम नहीं हो रहा है ना विच्छेद और शब्द बनाने के अंदर, चाहे आप नया शब्द बना रहे हैं, चाहे बने हुए शब्द का विच्छेद कर रहे हैं, और आपको लगता है कि ऐसा शब्द तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, या इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, या ये शब्द मात्रा चिन्ह ठीक नहीं है, तो ना तो वो विच्छेद है ना आपका मूल शब्द है। तो आप हमेशा ध्यान रखें संधि में विशेष रूप से, हाँ एक संधि ऐसी आएगी जिसमें ये जो सार्थकता वाला है ये लागू नहीं होता, एकमात्र संधि में। कौन सी संधि में, अयादी में। उसमें जो शब्द प्लस से पहले और बाद में बनाते हैं वहाँ पे कोई सार्थक शब्द नहीं बनते, कहीं अन्न बनता है, कहीं इक बनता है, कहीं उका बनता है, कोई उक बनता है, ऐसे शब्द बनते हैं, उनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन वो शब्द है हिंदी के, तभी तो उनका क्या हो रहा है, विच्छेद हो रहा है। इस एक संधि को हम छोड़ दें तो बाकी पूरी संधि में, स्वर में, व्यंजन में, विसर्ग में और उपसर्ग में, प्रत्यय में, समास में, सब के अंदर ये नियम लागू होना चाहिए। इसलिए आप खुद शब्द बनाएं, उसका विच्छेद करें तो आप देख लें कि वास्तव में ऐसा शब्द है क्या, तो भाषा में हम पढ़ते हैं क्या, इस शब्द का कोई अर्थ होता है क्या। अगर ये जानकारी आपको मिल रही है कि हाँ ऐसा होता है, तो वो विच्छेद है आपका। इसीलिए तो आप इसी नियम की वजह से, अब मान लो कि हम आगे संधि में चर्चा करेंगे, जैसे सिंपल उदाहरण से समझे, ये किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, और हम कहेंगे कि जहाँ पे आ की मात्रा आती है वहाँ कौन सी संधि होती है। अब आप हिंदी में कोई अखबार ले लें, कोई न्यूज़पेपर, कोई किताब, कोई कुछ भी ले लें, और उसमें आप ढूंढना शुरू करें कि आ की मात्रा वाले कितने शब्द हैं, तो आप अगर 100 शब्द लिखते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं है तो 60-70 शब्द ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आ की मात्रा है। तो जबकि संधि तो ये कह रही है आ की मात्रा है, तो उसका दीर्घ संधि होगी। तो क्या वो 60 शब्द मिल जाए सब के अंदर आ की मात्रा बनने से संधि हो गई क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि उस शब्द का जब हम विच्छेद करते हैं तो बस ये नहीं होता। जैसे मान लो मैंने शब्द लिखा राम, मैंने शब्द लिखा काम, मैंने लिखा नाम, आ की मात्रा तो सब में आ रही है। अगर सिर्फ पहचान मिलने से विच्छेद हो जाता या पहचान मिलने से संधि हो जाती, होता क्या है वास्तव में कि ये जो पहचान है ये तो इस बात की पहचान है कि इसमें ये संधि हो सकती है, संभव है ये, तो इसलिए संधि का नियम लगा के देखें। अब नियम लगा के देखेंगे और आपने जो विच्छेद किया वो शब्द शुद्ध व सार्थक बना तो आप ना, अब जैसे राम शब्द है इसमें आ की मात्रा बाहर निकालें तो प्लस से पहले तो रह बच गया, अब ऐ शब्द वापिस मिला दें तो रह पूरा हो जाएगा, इधर क्या बचा है, मैं बचा है। ए स्वर इसके साथ मिलाएंगे तो अम बना दें, या आप बनाएंगे तो आम बना दें, तो प्लस के बाद तो आम शब्द बन रहा है, पर प्लस से पहले क्या बचा, रह, ये तो एक मात्र वर्ण बच गया। हमें संधि में क्या बनाने होते हैं, शब्द बनाने होते हैं, तो ऐसा कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसके अंदर नहीं है, भले ही इसके अंदर पहचान है। इसी प्रकार से हम संधियों के नियम देखेंगे, उसकी पहचान देखेंगे, तो आप हर जगह देखेंगे सैकड़ों शब्द अगर पहचान के मिलते हैं ना, सैकड़ों शब्द, तो 10-20 शब्दों में संधि होती है। 1000 शब्द पहचान के मिलेंगे ना आपको, भी ऐसे आ की मात्रा के 1000 शब्द मिलेंगे, तो मुश्किल से 100 शब्द ऐसे निकलेंगे जिनकी संधि होती है, 900 की क्या नहीं होती, संधि नहीं होती। इसलिए संधि के अंदर लिमिटेड से शब्द है, अनलिमिटेड शब्द नहीं है संधि के अंदर। ऐसा नहीं आ की मात्रा वाले सब शब्दों की संधि हो जाएगी, ई की मात्रा है सब की संधि हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं होता। क्यों, क्योंकि हमें शब्द क्या बनाना होता है, शुद्ध व सार्थक बनाना होता है। उसके बाद लिखिए संधि 3 प्रकार की है।
संधि 3 प्रकार की है या 3 भेद है संधि के। ये आप जानते ही हैं सब। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, और तीसरी विसर्ग संधि। ये 3 भेद है 3 प्रकार की संधि है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। इसमें पहली हेडिंग डाल देंगे आप स्वर संधि। पहले आप इसको समझ लें कि स्वर संधि है क्या, इसके आगे फिर आगे 5 भेद हो जाते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि कहा जाता है कि प्लस से पहले भी हमें स्वर चाहिए और प्लस के बाद भी हमें क्या चाहिए? स्वर चाहिए। मतलब प्लस से पहले भी स्वर होगा और प्लस के बाद भी। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? स्वर के बाद स्वर आने पे जो परिवर्तन होता है उसको कौन सी संधि कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। अब प्लस से पहले जो स्वर संधि में स्वर आता है वो सदैव याद रखें मात्रा रूप में होता है, और प्लस के बाद जो स्वर आता है वो सदैव प्रकट रूप में होता है। इसको प्रकट रूप भी बोलते हैं या स्वर का स्वतंत्र रूप भी बोलते हैं। बात आ रही है समझ में? स्वर संधि किसको कहते हैं? जब दोनों तरफ क्या मिलेंगे आपको? स्वर। प्लस से पहले भी स्वर है और प्लस के बाद भी क्या है? स्वर है। अब प्लस से पहले जो स्वर है वो स्वर संधि में अनिवार्य होता है कि हमेशा किस रूप में होगा? मात्रा रूप। और मात्रा रूप और प्रकट रूप या स्वतंत्र रूप हम शुरुआत में जब वर्ण प्रकरण पढ़ा था और जहाँ पे हमने स्वर के प्रकार और भेद पढ़े थे और जहाँ पे स्वर का हमने वर्गीकरण किया था वहाँ पे ये हमने पढ़ा था। याद है क्या? स्वर का वर्गीकरण याद है? आधार आधार को 2-4 बताना। या बहुत पुरानी बात हो गई, 1.5 महीने पहले की, तो अब तक याद नहीं है? है? हाँ, उच्चारण प्रयत्न के आधार पे। दूसरा उत्पत्ति के आधार पे। तीसरा जीवा की स्थिति के आधार पे। चौथा औष्ठाकृति के आधार पे। पांचवा रचना या संरचना के आधार पे। 4-5 भेद पढ़े थे हमने। उसमें जब हमने स्वर किया और स्वर को परिभाषित किया, स्वर की परिभाषा याद है क्या? कोई पीछे वाला? स्वर तो बेसिक सी चीज है हिंदी की, शुरुआत में हमने लिखा है इसको। कोई परिभाषा स्वर की? हम पढ़ रहे थे स्वर संधि, और स्वर की परिभाषा तो पता हो किसको कहते हैं स्वर? हाँ, वे ध्वनियाँ या वे इकाइयाँ जिनके उच्चारण में प्राण वायु बिना किसी बाधा के आवागमन कर सकती है, उससे जो ध्वनियाँ उच्चारित होती है उसको क्या बोलते हैं? ये होती है काकल्य कंठ। सब कुछ इसको स्वर तंत्र। इससे ऊपर का भाग हिंदी में यहाँ तक क्या कहलाता है? स्वर तंत्र कहलाता है। जिसमें आपके मुख है, जिसमें दंत है, जिसमें ओष्ठ है, जिसमें मुर्दा है, जिसमें नासिका, ये सारा स्वर तंत्र है। तो ये स्वर तंत्र है। इसके अंदर का जो भाग है उसको काकल्य बोलते हैं। इसका एक हिंदी में नाम कोमल तालु भी होता है। और जब हम श्वास को खींचते हैं और श्वास को जब हम छोड़ते हैं तो काकल्य में एक झिल्ली होती है जिससे प्राणवायु टकराती है तो उसमें कंपन होता है, और कंपन होता है तो उससे क्या बनती है? आवाज़। जितना अधिक कंपन उतनी आवाज़ पतली सुरीली है, जितना कम कंपन उतनी आवाज़ मोटी या भारी होती है। ये शुरुआत में हमने चर्चा की थी, वो है ये स्वर। वहीं पे हमने पढ़ा था कि स्वर के 2 रूप है, एक मात्रा रूप। स्वर को किसके रूप में दिखाना? संकेत के रूप में, चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करना। जैसे आप ये मात्राएं लगाती हैं, ये कौन सा रूप है? मात्रा रूप। प्रकट रूप या स्वतंत्र रूप, जैसा स्वर होता है वैसा आपको क्या दे? दिखाई दे। ये कैसा रूप है? प्रकट रूप है। बता रही है समझ में? पहले लिखो। स्वर संधि की परिभाषा कि स्वर के बाद स्वर आने पर, स्वर के बाद स्वर आने पर होने वाले परिवर्तन को
स्वर के बाद स्वर आने पर होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर आने पर होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। फिर लिखोगे कि नंबर 1 डाल के कि स्वर संधि में, नंबर 1 स्वर संधि में प्लस से पहले स्वर, स्वर संधि में प्लस से पहले स्वर मात्रा रूप में होता है। मात्रा रूप में होता है। और मात्रा रूप किसी को पता नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये मात्रा है, ये संकेत है, इस रूप में होगा कहाँ, प्लस से पहले, पूरी स्वर संधि में 500 संधियों के अंदर। और दूसरा लिखोगे कि स्वर संधि में प्लस के बाद स्वर प्रकट रूप में होता है। स्वर संधि में प्लस के बाद स्वर प्रकट रूप में होता है। प्रकट रूप जैसा स्वर हो वैसा दिखाई दे, उसको कहते हैं प्रकट रूप। स्वर को मात्रा या संकेत के रूप में प्रदर्शित करना, वो क्या कहलाता है, मात्रा रूप कहलाता है। नोट कर लिया ये। फिर लिखें स्वर संधि के 5 भेद हैं। ये 5 भेद है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी और यण। ये 3 संधियां तो लगातार जिस रूप में आप स्वर लिखते हैं, ऐ से लेके और औ तक, बस लगातार ही चलते हैं, ये ऐ से औ तक 3 संधियां, इसलिए इनको इसी क्रम के अंदर पढ़नी चाहिए। और उसके बाद आयादी और यण, यह और वह, इसमें स्वर देखा जाता है। क्या पीटीए वाला टाइम हो गया क्या इनका? चलो हेडिंग डाल के छोड़ दें, कौन सी संधि, दीर्घ संधि। पहले हेडिंग डाल के छोड़ दें दीर्घ संधि, कल शुरू करेंगे अपने दीर्घ संधि।